हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर लर्निंग स्पेस। आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? द चैप्टर वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी के अंडर आता है आज का टॉपिक भी हमारा। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एंड द टॉपिक इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, जो मूविंग पार्टिकल होते हैं उनका सेम टाइम में, एट द सेम टाइम, यहाँ पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली हम मूविंग पार्टिकल्स का साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में, सेम टाइम में मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम एंड पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, जैसे कि कोई मूविंग पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका हम सेम टाइम में मोमेंटम मीन्स किस स्पीड से वो मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन किस जगह पर है, एट द सेम टाइम हम उसकी स्पीड जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मोमेंटम कह सकते हैं, बट सिर्फ समझाने के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ मूविंग, और उसकी पोजीशन क्या है, किस जगह पर वो प्रेजेंट है। ये दोनों सेम टाइम में निकालना पॉसिबल नहीं है, इनको हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ एक गाड़ी का। जस्ट सपोज कि हमारे पास एक गाड़ी है, और वो जो गाड़ी है, मैंने एक गाड़ी ले ली, मेरे पास एक गाड़ी है। अब ये गाड़ी तो ढंग की बनी नहीं होगी, बट सपोज करो कि ये हमारी एक गाड़ी है, और ये जो गाड़ी है आ, इसका क्या हम सेम टाइम में स्पीड और पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं कहूँ इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो उस टाइम मुझे पता है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, तो जो इसकी पोजीशन होगी वो फिक्स नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी लगातार मूव कर रही है। तो हम, अगर हम स्पीड निकाल पा रहे हैं तो हम पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, हम एग्जैक्ट इस जगह पर है नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे इस जगह पर है कहने तक तो, क्योंकि ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। ठीक है, तो अगर हम स्पीड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, स्पीड डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हम पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। अब ऑन द अदर हैंड क्या होगा? अगर मैं पोजीशन बता पा रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो गाड़ी है एग्जैक्ट इस पोजीशन पर है, तो अब अगर इस जगह पर मैं पोजीशन बता पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये गाड़ी अब रुक गई होगी, तभी हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब गाड़ी रुक गई होगी, इसका मतलब इस टाइम इसकी स्पीड हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, यही है यहाँ पे,
कि अगर इलेक्ट्रॉन की तुम स्पीड या मोमेंटम बता पाओगे तो पोजीशन बता पाने के एबल नहीं होंगे, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि एट द सेम टाइम हम किसी भी मूविंग पार्टिकल का सेम टाइम में मोमेंटम और पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला रहता है। तो मैं आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके दिखा देती हूँ। मैथमेटिकली इसका जो एक्सप्रेशन रहता है दैट इज़ वो क्या है, जो डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा पी से एंड ये हमारा इक्वल होगा और थोड़ा सा ज़्यादा भी रह सकता है, इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल होगा या इससे ज़्यादा भी रह सकता है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है उनको समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये जो h अपॉन 4 पाई है, क्योंकि हमें पता है कि h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट तो प्लैंक कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट खुद में एक कांस्टेंट वैल्यू है। और पाई हमें पता है पाई भी खुद में एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जो 4 है 4 तो ठीक ही हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब h अपॉन 4 पाई क्या है, h अपॉन 4 पाई जो इतनी सी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू होगी कांस्टेंट। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, आप पहले डेल्टा एक्स और डेल्टा पी भी देख लें। डेल्टा एक्स है आपका अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, वाइल डेल्टा पी इज uncertainty in uncertainty in मोमेंटम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, ये हमारा यहाँ से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनके मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिलेगा ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या पता चलेगी, हमें ये पता चलेगा कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास हाई है, डेल्टा एक्स की हमारे पास बहुत हाई वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें पता है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब सेम, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा पी की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इनका प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रखना है। और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा पी की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये यही कह रहा है कि डेल्टा एक्स अगर हाई होगा, इफ़ delta x will be high, then delta p will definitely लो वैल्यू। डेल्टा पी की क्या होगी, डेल्टा पी की होगी हमारी लो वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, उन दोनों का प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंड दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ एक और चीज़ इसमें आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है। ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चीज़ें हमें यहाँ से ऑब्जर्व होती है, क्या ज्ञान मिलता है। तो इसका सिग्निफिकेंस, अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ, विच विल बी बेटर, इसको ट्राई कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस जो है इसका रहने वाला है, देखो यहाँ से ये चीज़ बता रहा, हमें एक चीज़ पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर बहुत तेज़ी से मूव करता है, इसका मोमेंटम अगर ज़्यादा है, तो इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बदौलत ही हम ये बता पाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करता है तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स यहीं से हमें पता चलता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, अगर हमें एक एरिया में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो हम इस तरीके से कहते हैं, या अपने अगर आप आगे शेप की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल के शेप की बात करेंगे, पी ऑर्बिटल के शेप की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी देते हैं, प्रोबेबिलिटी की इस एरिया या इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, या इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के एबल नहीं है, बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता है तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना मुश्किल है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए एक प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि एक प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, जैसे इस तरीके से मैं कहूँगी कि इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि एग्जैक्ट इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन होगा या एग्जैक्ट इस पोजीशन पर। मैं कह रही हूँ कि अगर ये एक ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल में इतने, ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, आप इसको देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये जो ऑर्बिटल है इसमें इतने इलाके में, इस स्पेस में, इस स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और नीचे भी इतने स्पेस में कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकता है। ये जो स्पेस है ये पूरी एक प्रोबेबिलिटी देता है कि इतने स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाता है। तो इसी को कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल भी यही होता है ना कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, that is significance of Heisenberg uncertainty principle। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमारा है, इसका सिग्निफिकेंस ही एटॉमिक ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक बारी फिर रिपीट कर लेते हैं क्विकली। तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रुकता नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर सकता है, तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के एबल नहीं होते, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो हम उसकी एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि एक एरिया जो होगा उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता पाते हैं, और इसी को कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमें इतना समझ आ गया, और नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेगा। तो इसके बाद अब हम मूव कर ले, क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत ज़्यादा इसके बारे में है नहीं, हल्का एटॉमिक ऑर्बिटल का आइडिया ले लेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमारे पास जो एरिया होता है उसको हम 3D में लेते हैं। तो हमारी 3D होती है, 3D मतलब तीनों डायमेंशन, तीनों डायमेंशन मतलब ऊपर नीचे भी होगा, इधर उधर भी होगा, आगे पीछे भी होगा। तो एक पूरे एरिया की बात यहाँ पर आ जाती है। तो 3 डायमेंशनल एरिया में, जो 3 डायमेंशनल हमारा रीजन है उसमें
उस थ्री डायमेंशनल रीजन के अराउंड, इस पूरे रीजन में आप देखेंगे, अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो पूरे रूम की बात अगर मैं कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल 3D रीजन। 3D रीजन अगर मैं कह रही हूँ तो पूरे रूम की बात कर रही हूँ, पूरे रूम ऊपर नीचे आगे पीछे जो एक कंप्लीट रूम है उस रूम की मैं बात कर रही हूँ। तो 3D रीजन में, 3D रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, वही एरिया आपका कहलाता है ऑर्बिटल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो 3D एरिया, 3D एरिया मीन्स टू से कंप्लीट एरिया। अगर मैं इस पेज की बात करूँ जिस पे हम पढ़ रहे हैं, इस पेज की बात करूँ तो ये सिर्फ 2D है, और अगर मैं अपने रूम की बात करूँ तो वो 3D है। उसमें आप अगर बीच में है तो ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, इधर उधर भी, आगे पीछे भी। उसी को 3D रीजन कहते हैं। और उस 3D रीजन में जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिल सकता है, उस एरिया को ही ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑर्बिटल्स हम कहते किसको हैं। ऑर्बिटल, सिंपल सी ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, इन थ्री डायमेंशनल region, the atomic orbital is three dimensional region around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कुछ फीचर भी हैं, वो देख लेंगे क्या एटॉमिक ऑर्बिटल के फीचर्स हो सकते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता। फिक्स्ड पाथ मेन टू से आप ये नहीं कह सकते हैं कि अ, जैसे मेरा ये 3D एरिया है, ये एक रूम है, तो मैं इसमें ये नहीं कह सकती कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में घूमता हुआ मिल सकता है, तो इसका एक फिक्स पाथ नहीं होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमें हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन का पाथ इन एटॉमिक ऑर्बिटल में फिक्स नहीं होता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मैं ले लूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने एक पी ऑर्बिटल ले लिया, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें मूव कर रहा होगा या इस तरीके से इसमें मूव कर रहा होगा, नहीं कह सकते। इस पूरे ऑर्बिटल में कहीं पर भी किसी भी रैंडम सीक्वेंस में घूमता हुआ आपको इलेक्ट्रॉन दिख सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है इस एटॉमिक ऑर्बिटल में फिक्स नहीं होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये सिर्फ एक रीजन को दिखाता है, एक रीजन को दिखाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये खुद में एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट इज, जो ऑर्बिटल्स होते हैं मैक्सिमम, अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूँ, यहाँ पर तो ऑर्बिटल का आप सेप देख देख पा रहे हैं, बट जो नॉर्मली हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को इस तरीके से ऑर्बिटल के ऑर्बिट्स को हम दिखाते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो ही हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में हम दो इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर, कहने का मतलब है क्वांटम नंबर के हेल्प से हम जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहाँ पर और अच्छे से। तो अभी के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल इतना ही है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहता है वो 3D रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो फिक्स नहीं होता है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल नॉर्मली एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और जो ये और
ऑर्बिटल्स होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर। इसको हम जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेटर, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती कहाँ से है और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो होता क्या है कि हमने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ा था? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो हमारे साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमसे एक चीज़ कही थी। क्या कहा था? डी ब्रॉगली साहब ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो नेचर है रहता है वो वेव होता है, वेव नेचर्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। तो वेव नेचर अगर इलेक्ट्रॉन शो करता है तो इसकी एक वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए, इसकी एक वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग टू इट्स वेव नेचर। इसके वेव नेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इट्स वेव नेचर, वेव नेचर। कहने का मतलब क्या है समझो कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या आता है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो डी ब्रॉगली है उनने कहा था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर वेव नेचर भी होता है। तो बाद में फिर ये देखा गया कि अगर ये वेव नेचर का है तो इसकी फिर एक वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए, और वेव इक्वेशन किसके करस्पॉन्डिंग होती है? इसके वेव नेचर के अकॉर्डिंग इसकी एक वेव इक्वेशन भी होती है, और वही वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। उसी वेव इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा गया है। अब वो वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारी लेप्लास ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, ई ई माइनस वी साई इक्वल 0। यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यही है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पर टर्म्स क्या हैं, उन टर्म्सों के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो ये आई क्यों, क्योंकि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के भी होते हैं। अब वेव नेचर के होते हैं तो भाई उसकी एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए, और वही वेव इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ज़्यादा इसके बारे में आपके सिलेबस में है नहीं कि कहाँ से इसका डेरिवेशन होता है या ये वो चीज़ें नहीं है, सिंपल सा है, सिर्फ इक्वेशन के बारे में ही है। और इसके जो टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टर्म्स मैं सबसे पहले आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है ये हमारा लेप्लास ऑपरेटर है। दिस इज कॉल्ड लेप्लास ऑपरेटर। जब आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में तो आप वहाँ पे इसका डेरिवेशन कंप्लीट देख पाएंगे, बट बीएससी में इतना नहीं है। देन लेप्लास ऑपरेटर के बाद हमारा जो साई है ये है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, साई वेव फंक्शन है। और एम जो है यहाँ पे मास ऑफ मैटर हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एच की बात करें तो एच यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट।
प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद क्या आ रहा है, ई। ई यहाँ पर है टोटल एनर्जी, ई आपकी है टोटल एनर्जी। और वी जो यहाँ पर है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों को देखने की नीड है नहीं, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना है, इक्वेशन से इक्वेशन इज इनफ फॉर योर सिलेबस, इतनी इक्वेशन ही। तो यहाँ पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये ख़त्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पर साई देखा था, उसी साई से रिलेटेड टॉपिक है सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस significance of psi एंड साई स्क्वायर। जो हमने साई देखा था, साई क्या है, वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन का स्क्वायर, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इनके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो साई और साई स्क्वायर स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है। जो साई है इसका तो फिजिकली जो इसका सिग्निफिकेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर का फिजिकली सिग्निफिकेंस है। बट जो साई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। जो साई है इट कंटेन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंटेन किया रहता है। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन, साई। साई जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये कंटेन किया रहता है। वाइल जो साई स्क्वायर है इसकी जब बात करेंगे तो इसकी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगी। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो साई साई स्क्वायर जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और वो क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रह सकती है। और जो कि 3D रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। बट साई स्क्वायर क्या बता रहे हैं, साई स्क्वायर हमारा बताता है कि कितना हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो वो साई स्क्वायर आपको बता सकता है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। अब रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं। हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसमें एक टर्म पढ़ा था, दैट इज, इस टर्म को कहते हैं साई, और इससे पहले इसका सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिया है। तो ये जो साई होता है जिसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा था, इसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मोर फंक्शंस, टू मोर वेव फंक्शंस, जो कि रेडियल वेव फंक्शन है और एंगुलर वेव फंक्शन है। तो ये जो
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने ये जो साई पढ़ा था, जो कि हमारा वेव फंक्शन है, ये प्रोडक्ट होता है रेडियल वेव फंक्शन का, और ये प्रोडक्ट होता है एंगुलर वेव फंक्शन का, एंगुलर वेव फंक्शन का। कौन? जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने वेव फंक्शन पढ़ा था, वो प्रोडक्ट होता है रेडियल वेव फंक्शन का और एंगुलर वेव फंक्शन का। यहाँ पर जो आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर आप देख रहे हैं, ये है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। ये देख रहे हैं गामा, थीटा और फाई, ये है आपका एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। ये तो हमने नॉर्मली आपको बता दिया है कि ये चीज़ आते कहाँ से हैं। जो आप हम रेडियल वेव फंक्शन या एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो आते कहाँ से हैं। तो वो आते हैं आपको जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हर चीज़ को एक पैटर्न में पढ़ा जाता है कि क्या हम पहले पढ़ेंगे, क्या उसके बाद पढ़ेंगे, और जो पहले चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो बाद के टॉपिक को हमें रिलेट करती है, तो उन चीज़ों को तभी पहले सीखा जाता है, उन टॉपिक्स को तभी पहले रखा जाता है। तो आप भी हमेशा यही ट्राई कीजिए कि कहीं से भी रैंडम टॉपिक ना उठाइए, एक टॉपिक का जो पैटर्न आपके सिलेबस में रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़िए, तो आपको समझने में ईजी होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़े रहते, तो हमें ये शायद भी नहीं पता होता। क्योंकि हमें पता है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो साई होता है वेव फंक्शन होता है। अब यहाँ पर हम जो रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन है उसको पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ से आई है, उस पे हमने साई की हेल्प ली है। तो साई जो होता है वो प्रोडक्ट होता है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शंस का, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर दूँ कि यहाँ पर चीज़ें प्रॉपर समझाने के लिए पढ़ाई जाती है, समझाने के पर्पज़ से पढ़ाई जाती है। यहाँ नोट्स के पर्पज़ से हम इतनी चीज़ें नहीं बता सकते हैं जिससे कि एक प्रॉपर नोट्स तैयार की जाए। तो अगर आपको एक प्रॉपर पैटर्न वाइज नोट्स चाहिए फॉर एग्ज़ाम पर्पज़, देन आप क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप करेंगे मुझे 9410927376 में। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर आपको हेल्प करेगा, ये व्हाट्सअप नंबर आपको हेल्प करने वाला है नोट्स के लिए। आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, मैम मेरे को नोट्स चाहिए, किस टॉपिक का चाहिए, वो टॉपिक बता दीजिए, आपको उसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। नाउ टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पढ़ क्या रहे थे, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, पहले पढ़ेंगे रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन क्या है। रेडियल वेव फंक्शन सिर्फ डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है उस पर। जो रेडियल वेव फंक्शन है ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा कि आपका अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो उस इलेक्ट्रॉन की उस न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है। इस डिस्टेंस आर पर ही रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करता है। और ये जो है ये हेल्प करता है टू डिटरमाइन साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के साइज को बताता है। और ऑर्बिटल की साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम रेडियल वेव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब रेडियल वेव फंक्शन क्या क्या पढ़ा हमने रेडियल वेव फंक्शन में, कि जो ये रेडियल वेव फंक्शन है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, और एट द सेम जो रेडियल वेव फंक्शन है वो हमें बता सकता है कि जो ऑर्बिटल है उसके साइज को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। नाउ तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया
फंक्शन मीन्स जो हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा है वो हमारा फंक्शन है। तो रेडियल वेव फंक्शन हमें किसके बारे में बता रहा है? डिस्टेंस के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फंक्शन है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस आपका कितनी दूर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से कितनी दूर है। सेकेंड, ये हमें इंफॉर्मेशन, ये हमें यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन देता है, मतलब यही चीज़ कही गई है अलग वर्ड्स में। यहाँ पर तो सिर्फ इतना बताया गया है कि ये एक फंक्शन है डिस्टेंस का फंक्शन है, डिस्टेंस आर का फंक्शन है। और ये हमें ये बताता है कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये अगर एक डिस्टेंस दे देगा, हमें बता देगा, तो हमें ये जो आर है ये बताएगा कि कितनी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। ये भी रेडियल वेव फंक्शन ही बताता है। एंड द थर्ड इज, ये हमारा हेल्प करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल निकालने में। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को डिटरमाइन करने में रेडियल वेव फंक्शन हमारी हेल्प करता है। फंक्शंस मीन्स नॉर्मली होते हैं कि जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये हमें बता सकता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब सेकेंड थिंग है, सेकेंड थिंग इज एंगुलर एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन क्या होगा? जैसे रेडियल वेव फंक्शन हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है, वैसे एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है ये हमें ऑर्बिटल्स के शेप, ऑर्बिटल्स के शेप, मतलब वो एस है, पी है, डी है, एफ है, उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा शेप दे रहा है इट मीन्स वो एस है, इस तरीके से शेप दे रहा है इसका मतलब पी है, डबल डम्बल शेप दे रहा है तो इसका मतलब डी है, और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स शेप दे रहा है तो वो एफ होगा। ठीक है, तो वो हमें कौन बताता है? एंगुलर वेव फंक्शन। दूसरा ये हमारा बताता है कि जो ऑर्बिटल है किस जगह पे ओरिएंटेटेड है, किस जगह पर स्थित है। तो ये हमारा स्पेस में जो ऑर्बिटल है, एंगुलर वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, एंगुलर वेव फंक्शन ऑर्बिटल्स का शेप बताता है, दूसरा ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन। तो हमारा जो और एंगुलर वेव फंक्शन है ये दो चीज़ें बताता है, शेप के बारे में और स्पेस में जो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है उस चीज़ के बारे में भी बताता है। और जैसे वो डिस्टेंस डिपेंडेंट था, ये हमारा एंगल डिपेंडेंट होता है, एंगल पर बेस्ड होता है। वो हमारा जैसे डिस्टेंस से रिलेट कर रहे थे उसको हम, इसको हम रिलेट करते हैं एंगल से। तभी हम यहाँ पर दो वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो आर वर्ड था वो डिस्टेंस के लिए था, यहाँ पर जो दो टर्म हम यूज़ करते हैं ये होते हैं एंगल रिलेटेड टर्म, एंगल रिलेटेड टर्म। ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर वेव फंक्शन क्या हो गया हमारा? एंगुलर वेव फंक्शन एंगुलर वेव फंक्शन हमारा किस पर डिपेंड करता है? एंगल्स पर डिपेंड करता है। जैसे वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, ये एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल क्या है? थीटा एंड फाई एंगल पर डिपेंड करता है। एंड द सेकेंड इज़, ये जो है शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करता है किसका? शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड इज़, ये जो है स्पेस में, आपका स्पेस में ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन रहेगा,
ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन रहेगा, उसको भी बताने में हेल्प करेगा। तो ये है हमारे एंगुलर वेव फंक्शन एंड रेडियल वेव फंक्शन। क्या एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, एंगल रिलेटेड होता है, ऑर्बिटल्स के शेप और ओरिएंटेशन निकालने में हेल्प करता है। वाइल जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन होता है वो डिस्टेंस रिलेटेड होता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, और एट द सेम टाइम ये हमारा हमें ये भी बता सकता है कि उस ऑर्बिटल का साइज़ क्या है। साइज़ और शेप दो डिफरेंट चीज़ें होती है। साइज़ यहाँ पर रिलेट करता है कि कितना बड़ा कितना छोटा होता है। शेप इस बारे में बताता है कि उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, किस पैटर्न में होगा। तो ये हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब। टॉपिक को इस लेक्चर के का लास्ट टॉपिक रखेंगे, ठीक है। टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। छोटे छोटे टॉपिक थे, दैट्स वाई मैंने सारे साथ में कवर करवा लिए और एक दूसरे से रिलेटेड भी थे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है दैट इज वेरिएशन, ये हमें शो करता है वेरिएशन ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है यहीं से हमें समझ आ रहा है कि कर्व की बात हो रही होगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी probability of finding electron, probability of finding electrons and probability of finding electrons and distance from nucleus, distance इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी पी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पर डिस्टेंस इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो कर्व है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बीच का जो कर्व होता है, इस कर्व को ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो कर्व है वो ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। अब ये जो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए बात करूँ, फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए ये जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। पहले इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस बढ़ने पर पहले इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस बढ़ने पर पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ज़्यादा दिख रही है, और देन आफ्टर दैट आप देखोगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस और बढ़ रही है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इसको आप कम होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पहले डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन आफ्टर आफ्टर अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ये सीधे सीधे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको आप कैसे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ें सीखी, यहाँ से मैंने सीखा कि जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के बाद ये डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगी, वो ज़्यादा है या कम है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ऑर्बिटल्स पर। जैसे एस में है तो वो न्यूक्लियस के पास हैं, पी में है तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं या कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो ऑर्बिटल पर डिपेंड करेगा। जैसे एस होगा तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पी होगा, पी में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल सकते हैं, डी में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हाई होंगे या लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होगा या लो होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, ऑर्बिटल पर डिपेंड करेंगे। द सेकेंड थिंग इज, जो कर्व है वो हमें रीजन दिखाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली हमें मिलेगा। देखो यहाँ पर ये जो एरिया है जो मैं अभी बता रही थी आपको, ये जो एरिया है इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये कर्व हमें क्या दिखा रहा है, ये कर्व हमें दिखा रहा है कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली आपको मिल सकते हैं। तो ये कर्व हमें शो करेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं। देन जो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट मतलब ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी यहीं पे सबसे ज़्यादा है ना, इससे ऊपर कर्व जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होगी, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस डिस्टेंस को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इसको हम किसके रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस से इसकी बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम अब हमने देख लिया जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसका इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहता है। एट फर्स्ट वो क्या होता है, एट फर्स्ट आप देखेंगे कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पहले तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद जो ये प्रोबेबिलिटी है उसको आप देखेंगे डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए बात करें तो पहले तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद अगर हम डिस्टेंस न्यूक्लियस से और दूर ले जाए तो ये प्रोबेबिलिटी आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर होगी मैक्सिमम इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये लेक्चर क्लोज करते हैं और फिर मिलेंगे नए नए टॉपिक के साथ। आपको सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कवर करवाऊँगी और आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है कि आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर है 9109073736। इस नंबर पे और बोल दो कि मैम हमें नोट्स चाहिए, किस टॉपिक के नोट्स चाहिए वो मेंशन कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना